Hello everyone, my name is Rohit Jassi and you are watching my YouTube channel Jassi Education Point. आज का हमारा टॉपिक है डेफिसिट फाइनेंसिंग। आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले इसका मीनिंग समझेंगे, उसके बाद उसके ऑब्जेक्टिव्स, फिर इसके बाद हम समझेंगे इसके क्या इम्पैक्ट्स हैं इकोनॉमी के ऊपर, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। फिर हम समझेंगे इसे डबल एजेड स्वॉर्ड क्यों कहा जाता है, और लास्ट में हम समझेंगे रेमेडीज और मेजर्स टू रिड्यूस एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग। देखिए, डेफिसिट फाइनेंसिंग को समझने से पहले एक ऐसी टर्म है जिसे समझना बहुत ज़रूरी है। वो टर्म है बजटरी डेफिसिट। इसे समझेंगे तभी हमें डेफिसिट फाइनेंसिंग का मीनिंग अच्छे से क्लियर होगा। तो देखिए, बजटरी डेफिसिट क्या है, इसके नेम से ही क्लियर है इसमें क्या बात कर रहे हैं। बजटरी यानी कि बजट, डेफिसिट यानी कमी, बजट की कमी की बात कर रहे हैं इस टर्म में। ठीक है, तो देखिए, हर कंट्री की गवर्नमेंट जो है वो बजट बनाती है। बजट यानी कि प्लान करती है कि हम आने वाले समय में कितना कितना पैसा यानी कि कितना अमाउंट ऑफ मनी हम कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट करेंगे। आने वाले समय में हम कितना पैसा कौन से सेक्टर पे इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, और हमें कौन से सेक्टर से हमें कितना कितना पैसा जनरेट होगा, हमें पैसा आएगा, इनकम होगी, रेवेन्यू होगा। तो देखिए, इनके बजट में दो चीज़ें हैं, एक एक्सपेंडिचर्स यानी कि उनकी स्पेंडिंग्स, और दूसरा इनकम यानी कि उनके रेवेन्यूज़। अब तो बजटरी डेफिसिट वो सिचुएशन होती है जब आपकी स्पेंडिंग्स जो हैं आपकी इनकम से ज़्यादा हो जाती हैं। आपकी इनकम तो कम है लेकिन आपके जो खर्चे हैं वो ज़्यादा हो गए हैं, तो वो जो गैप आ गया है उसे हम कहते हैं बजटरी डेफिसिट। उस गैप को हम कहेंगे बजटरी डेफिसिट। देखिए, मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक सिंपल सी एग्जांपल क्रिएट की है। मैं इसमें ये नहीं एक्सप्लेन करूँगा, ये नहीं डिफाइन करूँगा कि कौन से सेक्टर से हमें कितना पैसा आया और हमने कौन से सेक्टर में कितना पैसा लगाया। मैंने एक सिंपल सी एग्जांपल बनाई है। तो देखिए, आपकी जो स्पेंडिंग्स हैं वो ₹200 CR है यानी कि करोड़, ठीक है, और आपके जो टैक्स हैं, रेवेन्यूज़ हैं, इनकम्स हैं वो हैं ₹150 CR। तो हमने जब 200 CR में से 150 CR यानी कि स्पेंडिंग में से इनकम्स माइनस की, तो आंसर आया हमारा ₹50 CR, 50 करोड़ रुपीज़। तो अब देखिए, जो ये 50 CR है ये है गैप यानी कि बजटरी डेफिसिट, क्योंकि जो हमारी स्पेंडिंग्स जो थी वो ज़्यादा थी इनकम से, तो हमने माइनस करके आंसर निकाला 50 CR। तो जो 50 CR है ये है बजटरी डेफिसिट। तो अब आपको बजटरी डेफिसिट का मीनिंग अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब हम समझेंगे कि डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होता है। तो देखिए, द मेजर्स यूज टू मीट द डेफिसिट ऑफ बजटरी इज कॉल्ड डेफिसिट फाइनेंसिंग। यानी कि बजटरी डेफिसिट को ख़त्म करने के लिए या उस गैप को कवर करने के लिए जो भी गवर्नमेंट मेजर्स यूज़ करेंगी, मेथड्स यूज़ करेंगी, उन मेथड्स, उन मेजर्स को हम कहते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। यानी कि देखिए, बजटरी डेफिसिट का मतलब क्या मैंने बताया था आपको, जब एक्सपेंसेस यानी कि स्पेंडिंग्स जो है वो इंक्रीज़ हो जाती हैं इनकम से, यानी कि आपकी स्पेंडिंग्स जो है वो ज़्यादा हो जाती हैं इनकम से, तो जो गैप बचता है यानी कि गैप आ जाता है उसमें, तो उस गैप को कवर करने के लिए गवर्नमेंट जो भी मेथड्स यूज़ करेगी, जहाँ से भी पैसा लेके आएगी, ठीक है, उस पैसे को हम कहते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। अब देखिए, मैंने इसके लिए एक और डेफिनेशन भी लिखी है। डेफिसिट फाइनेंसिंग रेफर्स टू द फाइनेंसिंग ऑपरेशंस ऑफ गवर्नमेंट टू कवर द गैप बिटवीन द रिसिप्ट्स एंड डिसबर्समेंट। सो डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब है कि वो मेथड्स, वो मेजर्स, ठीक है, वो ऑपरेशंस, वो एक्टिविटीज़ जो गवर्नमेंट यूज़ करती है बजटरी डेफिसिट को ख़त्म करने के लिए, उस कमी को पूरा करने के लिए, उसे हम मेथड्स को, उन मेजर्स को हम कहते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। देखिए, मैंने आपको बजटरी डेफिसिट में एक एग्जांपल दी थी, हम उसी एग्जांपल को रिपीट करेंगे फिर से। देखिए, स्पेंडिंग्स आपकी है ₹200 CR, आपकी जो इनकम्स है वो है ₹150 CR इज इक्वल टू 50 CR। जब हमने अपनी स्पेंडिंग्स में से इनकम्स माइनस की तो हमारा आंसर आ गया 50 CR। तो जो 50 CR था वो था बजटरी डेफिसिट। तो जो गैप बचता है यानी कि गैप आ जाता है उसमें, तो उस गैप को कवर करने के लिए गवर्नमेंट जो भी मेथड्स यूज़ करेगी, जहाँ से भी पैसा लेके आएगी, ठीक है, उस पैसे को हम कहते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। अब देखिए, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है
मेथड्स ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग, यानी कि गवर्नमेंट कौन कौन से मेथड्स यूज़ करती हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग को अडॉप्ट करने के। पहला मेथड है बोरोइंग फ्रॉम सेंट्रल बैंक, यानी कि अपनी सेंट्रल बैंक से पैसा उधार लेना। दूसरा मेथड है विड्रॉइंग कैश फ्रॉम द गवर्नमेंट ट्रेजरी, यानी कि जो देश का खजाना है वहाँ से पैसा विड्रॉ करना। थर्ड पॉइंट है बोरोइंग फ्रॉम आउटसाइड कंट्री, यानी कि फॉरेन कंट्री से लोन लेना या इंटरनेशनल फंडिंग एजेंसी से लोन लेना, यानी कि जैसे कि वर्ल्ड बैंक हो गया। और लास्ट पॉइंट है प्रिंटिंग न्यू नोट्स, यानी कि सेंट्रल बैंक को कहना कि हमें न्यू नोट्स बनाकर। तो देखिए इन चारों पॉइंट्स में से सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट जो है वो फर्स्ट पॉइंट को यूज़ करने की कोशिश करती है हमेशा, बोरोइंग फ्रॉम सेंट्रल बैंक, यानी कि सेंट्रल बैंक से पैसा बोरो करती है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग, यानी कि डेफिसिट फाइनेंसिंग के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो देखिए हमारा पहला पॉइंट है टू फाइनेंस एक्सपेंडिचर ऑन वॉर। अब देखिए इस लाइन का क्या मतलब है, वॉर यानी कि युद्ध। अब आप सोचिए अगर किसी भी कंट्री में युद्ध का माहौल हो, यानी कि वॉर लगी हुई है, तो वहाँ की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो टोटली डिक्लाइन हुई होंगी, यानी कि टोटली बंद हुई होंगी। तो जो गवर्नमेंट है अपना युद्ध का खर्चा उठाने के लिए डेफिसिट फाइनेंसिंग का यूज़ करेंगी। सो डेफिसिट फाइनेंसिंग का यूज़ किस लिए करते हैं कुछ गवर्नमेंट्स, टू फाइनेंस एक्सपेंडिचर ऑन वॉर, यानी कि युद्ध का खर्चा उठाने के लिए। अब देखिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट है टू अवॉइड इफेक्ट ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन यानी कि बिजनेस साइकिल की ऐसी सिचुएशन जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ डिक्लाइन हो जाती हैं। अब डिप्रेशन की सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए डेफिसिट फाइनेंसिंग यूज़ किया जाता है। अब देखिए हमारा थर्ड पॉइंट है टू प्रोवाइड फंड्स टू द गवर्नमेंट फॉर रिमूविंग अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी एंड इनकम इनइक्वालिटीज़। अब देखिए किसी भी सरकार ने डेफिसिट फाइनेंसिंग का यूज़ किया, उनके पास पैसा आ गया, तो उन्होंने क्या किया, उस पैसे को पब्लिक एक्सपेंडिचर के वर्क्स के ऊपर यूज़ किया, यानी कि जैसे कि डैम्स, ब्रिजेस, रोड्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए यूज़ किया। अब देखिए इन सब की कंस्ट्रक्शन के लिए लेबर की ज़रूरत होगी, यानी कि लोगों को रोज़गार मिलेगी, तो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम डिक्रीज़ हो जाएगी। उसके साथ साथ पॉवर्टी एंड इनकम इनइक्वालिटीज़ की प्रॉब्लम भी डिक्रीज़ होंगी। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि इंटरेस्ट की पेमेंट के लिए भी डेफिसिट फाइनेंसिंग यूज़ किया जाता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फॉर ग्रांटिंग सब्सिडीज़। सब्सिडीज़ देने के लिए भी डेफिसिट फाइनेंसिंग का यूज़ किया जाता है। और हमारा लास्ट पॉइंट है प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके प्रॉपर यूटिलाइजेशन, ठीक है, वो पूरी तरह से यूज़ हो सके, इसलिए भी डेफिसिट फाइनेंसिंग यूज़ किया जाता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्या इम्पैक्ट है डेफिसिट फाइनेंसिंग के इकोनॉमी के ऊपर। देखिए डेफिसिट फाइनेंसिंग जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी डालता है इकोनॉमी के ऊपर और नेगेटिव भी। हम पहले पढ़ेंगे पॉजिटिव इम्पैक्ट, उसके बाद हम पढ़ेंगे नेगेटिव इम्पैक्ट। देखिए पहला पॉजिटिव पॉइंट है हेल्पफुल इन फाइटिंग डिप्रेशन। अब देखिए मैंने आपको डिप्रेशन बताया कि बिजनेस साइकिल की वो सिचुएशन जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ डिक्लाइन हो जाती हैं। सो इस सिचुएशन में, यानी कि डिप्रेशन की सिचुएशन में, गवर्नमेंट जो है वो डेफिसिट फाइनेंसिंग का यूज़ करती हैं टू रिड्यूस द डिप्रेशन। ओके, यानी कि डिप्रेशन की प्रॉब्लम को रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट जो है डेफिसिट फाइनेंस का यूज़ करती हैं। अब देखिए हमारा सेकंड पॉइंट है हेल्पफुल इन फाइटिंग अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए डेफिसिट फाइनेंसिंग के साथ मार्केट में मनी सप्लाई इंक्रीज हुआ। अब जो गवर्नमेंट है इस मनी को, यानी कि इस फाइनेंस को डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ पे यूज़ करेगी, जैसे कि पब्लिक एक्सपेंडिचर वर्क्स पे, डैम्स कंस्ट्रक्ट करेगी, ब्रिजेस, रोड्स एक्सेट्रा। इन सब चीज़ों की कंस्ट्रक्शन के लिए उन्हें लेबर की ज़रूरत होगी। लेबर यानी कि लोगों को रोज़गार मिलेगा, इसके साथ अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। सो डेफिसिट फाइनेंसिंग हेल्पफुल इन फाइटिंग अनएम्प्लॉयमेंट। अब देखिए हमारा थर्ड पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं, यानी कि जो अभी डेवलप पूरी तरह से नहीं हुई, वो डेवलप हो रही हैं, अंडर डेवलपमेंट हैं, उन कंट्रीज़ में जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ हैं वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हुई होती, जैसे कि पावर, रोड्स, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा। तो इनकी कंस्ट्रक्शन के लिए, इनकी डेवलपमेंट के लिए ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड्स की ज़रूरत होती है। सो जो उस कंट्री की गवर्नमेंट है वो टैक्सेस के थ्रू इतना पैसा, इतना फंड कलेक्ट नहीं कर पाती। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग इज़ वेरी हेल्पफुल
इन डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़। तो जो डेफिसिट फाइनेंसिंग है एक अच्छा सोर्स है जिसके साथ आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रैपिड ग्रोथ। देखिए हर सेक्टर के अपने अपने टारगेट्स होते हैं और उन टारगेट्स को कंप्लीट करने के लिए अमाउंट ऑफ फंड्स की ज़रूरत होती है, यानी कि फ़ंड्स की ज़रूरत होती है। और देखिए जो डेफिसिट फाइनेंसिंग है फुलफिल्स द नीड ऑफ रिक्वायर्ड फंड्स इन दिस सेक्टर्स, और इन फंड्स की जो रिक्वायरमेंट है उनको फुलफिल करता है डेफिसिट फाइनेंसिंग। तो उसके साथ क्या होता है, रैपिड ग्रोथ होती है, यानी कि उनको फंड्स मिल गया हर सेक्टर को, उन्होंने अपने टारगेट अचीव कर लिए, उसके साथ क्या होगा, रैपिड ग्रोथ होगी, इकोनॉमी की रैपिड ग्रोथ। अब देखिए हमारा लास्ट पॉइंट है मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ड्यू टू लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज अदर रिसोर्सेज आर नॉट फुली यूटिलाइज्ड एंड रिमेन अनयूटिलाइज्ड, यानी कि पैसे की कमी के कारण कुछ रिसोर्सेज ऐसे रह जाते हैं जो कि प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं हो पाते। द डेफिसिट फाइनेंसिंग प्रोवाइड्स एम्पल अनएम्प्लॉयड रिसोर्सेज। देखिए डेफिसिट फाइनेंसिंग के साथ इतने फंड्स जनरेट हो जाते हैं कि आप अपने रिसोर्सेज को जो आपकी टेरिटरी में अवेलेबल हैं उनको प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकें। कॉन्सिक्वेंटली आउटपुट एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम इंक्रीजेज। अब देखिए जब रिसोर्सेज प्रॉपरली यूटिलाइज्ड हो जाएंगे उसके साथ क्या होगा, आपकी आउटपुट इंक्रीज होगी, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी, इनकम इंक्रीज होगी। अब देखिए हमने पॉजिटिव इम्पैक्ट्स तो पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है इसके डेफिसिट फाइनेंसिंग के इकोनॉमी के ऊपर। देखिए पहला पॉइंट है इंक्रीज फॉरेन डिपेंडेंस, सेकंड है मोर स्पेंडिंग ऑन वेस्टफुल एक्सपेंडिचर, एडवर्स इम्पैक्ट ऑन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, इंक्रीज इन इन्फ्लेशन, डेट ट्रैप, विशियस सर्कल ऑफ राइजिंग प्राइस लेवल। डेफिसिट फाइनेंसिंग का पहला नेगेटिव पॉइंट कौन सा है, इंक्रीज फॉरेन डिपेंडेंस। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से मेथड्स हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग के। देखिए जब कंट्री तीसरा पॉइंट यूज़ करती है, यानी कि फॉरेन कंट्री से बोरो करती है पैसा, तो जो फॉरेन डिपेंडेंस है वो इंक्रीज हो जाती है। देखिए फॉरेन डिपेंडेंस इंक्रीज होने से क्या होता है, जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं जिनसे हमने पैसा उधार लिया है वो हमारी कंट्री के मैटर्स में इंटरफेयर करना शुरू कर देती हैं। अब देखिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मोर स्पेंडिंग ऑन वेस्टफुल एक्सपेंडिचर्स। डेफिसिट फाइनेंसिंग रिजल्ट्स इनटू इंक्रीज इन मनी सप्लाई। द पीपल में स्पेंड दिस मनी बाइंग लग्जरी गुड्स या लग्जरी आइटम्स। अब देखिए डेफिसिट फाइनेंसिंग के साथ मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाती है इकोनॉमी में, जिसके साथ क्या होता है, जो लोग होते हैं वो इन पैसों को लग्जरी आइटम्स को परचेज करने में यूज़ करते हैं, यानी कि वेस्टफुल एक्सपेंडिचर के ऊपर यूज़ करना शुरू कर देते हैं। डेवलपमेंट एंड प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ पे यूज़ नहीं करते, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर पे यूज़ करना शुरू कर देते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एडवर्स इम्पैक्ट ऑन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। अब देखिए एडवर्स का मतलब होता है गलत, या हम कह सकते हैं नेगेटिव। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी डेफिसिट फाइनेंसिंग का नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। लोगों की जो सेविंग हैबिट्स हैं और इन्वेस्टमेंट हैबिट्स हैं वो डिक्रीज हो जाती हैं, रिड्यूस हो जाती हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इंक्रीज इन इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब होता है राइज इन प्राइस लेवल्स। देखिए जो कंट्री है डेफिसिट फाइनेंसिंग का कौन सा मेथड ज़्यादा यूज़ करती हैं, या तो सेंट्रल बैंक से पैसा बोरो करती हैं, ठीक है, या तो वो कहती हैं सेंट्रल बैंक को जी देखिए आप हमारे लिए नए नोट्स प्रिंट कीजिए। अब नए नोट्स तो प्रिंट हो जाएंगे, अब इससे क्या होगा, मार्केट में मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। मनी सप्लाई तो इंक्रीज होगी, अब प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को इंक्रीज करना गवर्नमेंट के हाथ में है या उस कंट्री के लोगों के हाथ में है। अगर प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ भी इंक्रीज हो जाएंगी तब तो ठीक है, लेकिन अगर ये इंक्रीज ना हुई, अकेली मनी सप्लाई इंक्रीज होती गई, इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन का खतरा मार्केट में, कंट्री में इंक्रीज हो जाएगा। अब देखिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट है डेट ट्रैप। अब देखिए हम सिंपल बात करते हैं। देखिए मान लीजिए आपने किसी से लोन लिया, अब आपने उनका जब लोन वापस करना है, लोन के पैसे वापस करने हैं, तो आपने अकेला प्रिंसिपल अमाउंट नहीं वापस करना, आपने उसके साथ इंटरेस्ट अमाउंट भी वापस करना है, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट अमाउंट। देखिए कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि उन्होंने एक व्यक्ति से लोन लिया पहले,
अब उसका लोन वापस करने के लिए दूसरे व्यक्ति से लोन ले लिया, दूसरे व्यक्ति का लोन वापस करने के लिए तीसरे व्यक्ति से लोन ले लिया। ऐसे वो लोन बार बार लेते जाते हैं और एक ट्रैप में फंस जाते हैं जिसे हम कहते हैं डेट ट्रैप। अब मैं आपको एग्जांपल दूंगा, उससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अब देखिए मैं आपको एग्जांपल दूंगा, उसके साथ आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि डेट ट्रैप होता क्या है। देखिए मिस्टर ए नाम का एक पर्सन है, उसने मिस्टर बी से लोन लिया 5 लाख रुपए का। अब मिस्टर बी का लोन वापस करने के लिए, यानी कि 5 लाख का लोन वापस करने के लिए मिस्टर ए ने फिर से लोन लिया, किससे? मिस्टर सी से। कितना? 8 लाख रुपए का। अब मिस्टर सी का लोन वापस करने के लिए उसने मिस्टर डी से लोन लिया 12 लाख रुपए का। अब मिस्टर डी का लोन वापस करने के लिए मिस्टर ई से लोन लिया 15 लाख रुपए का। अब देखिए ऐसे ही वो बार बार लोन लेता गया पिछले लोन वापस करने के लिए, अपने अर्लियर लोन्स को रीपे करने के लिए वो नए लोन लेता गया। तो वो एक ऐसे ट्रैप में फंस गया जिसे हम कहते हैं डेट ट्रैप। डेफिसिट फाइनेंसिंग के साथ डेट ट्रैप का खतरा भी इंक्रीज हो जाता है। अब हमारा लास्ट पॉइंट है विशियस सर्कल ऑफ राइजिंग प्राइस लेवल ड्यू टू कंटिन्यूज डेफिसिट फाइनेंसिंग इन्फ्लेशनरी प्रेशर बिकम स्ट्रोंगर। अब देखिए इस लाइन का क्या मतलब है। डेफिसिट फाइनेंसिंग का लगातार यूज़ करने के साथ क्या होता है, इन्फ्लेशनरी प्रेशर जो है इंक्रीज हो जाता है, यानी कि प्राइस लेवल का खतरा, राइजिंग प्राइस लेवल का खतरा जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो गवर्नमेंट के लिए ये मुश्किल हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है कि वो प्राइस लेवल को मेंटेन करके रखें, स्टेबलाइज करके रखें। इससे क्या होता है, विशियस सर्कल ऑफ राइजिंग प्राइस लेवल इंक्रीज हो जाता है, यानी कि क्रूशियल प्राइस लेवल का एक सर्कल बन जाता है। डेफिसिट फाइनेंसिंग इज अ डबल एज्ड स्वॉर्ड। इसका क्या मतलब है, यानी कि डेफिसिट फाइनेंसिंग जो है उसके पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं, उसके नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। उससे हमें खतरा भी है, उससे हमें मदद भी मिलती है। देखिए डेफिसिट फाइनेंसिंग इज कैपेबल ऑफ प्रमोटिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज या इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द डेवलपिंग कंट्रीज, बट इफ इट इज यूज्ड विदाउट एनी सेफगार्ड इट मे जनरेट इवल कॉन्सिक्वेंसेज फॉर द इकोनॉमी। देखिए डेफिसिट फाइनेंसिंग एक कैपेबल सोर्स है फाइनेंस का, जिसके साथ हम डेवलपिंग कंट्रीज में इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम डेफिसिट फाइनेंसिंग को बिना किसी सेफ गार्ड के यूज़ करेंगे तो इसके साथ हमारी कंट्री की इकोनॉमी जो है वो खतरे में भी पड़ सकती है। सो देखिए डेफिसिट फाइनेंसिंग इज एन ईवल बट अ नेसेसरी ईवल, यानी कि डेफिसिट फाइनेंसिंग एक बुराई है, लेकिन वो बुराई जिसकी हमें आवश्यकता है, बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। इट हैज़ टू बी केप्ट विद इन सेफ लिमिट्स बट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिफाइन द सेफ लिमिट्स, यानी कि डेफिसिट फाइनेंसिंग को सेफ लिमिट्स में, यानी कि लिमिट्स में यूज़ करना ज़रूरी है। अगर लिमिट्स के बाहर यूज़ करेंगे तो इसके खतरे हैं। यानी कि अगर हम इसका सिंपल मीनिंग देखें तो आपने ये तो बता दिया कि आपने इसका यूज़ यहाँ तक करना है, यानी कि इन लिमिट्स तक करना है, लेकिन इन लिमिट्स को डिफाइन करना ही बहुत डिफ़िकल्ट है कि वो कौन से लिमिट्स हैं जिनके बीच में इसका इस्तेमाल करना है। सो डेफिसिट फाइनेंसिंग को केयरफुली हैंडल करना पड़ता है। अब देखिए हमने ऊपर पढ़ लिया कि डेफिसिट फाइनेंसिंग के पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स भी हैं और नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी हैं इकोनॉमी के ऊपर। तो अब देखिए जो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं उनको रिड्यूस करने के लिए, उनको ख़त्म करने के लिए कौन से उपाय हैं, यानी कि कौन सी रेमेडीज़ हैं, उसके बारे में हम इस पॉइंट में पढ़ेंगे कि हम कौन सी रेमेडीज़ का यूज़ कर सकते हैं, कौन से मेजर्स का यूज़ कर सकते हैं कि डेफिसिट फाइनेंसिंग का जो एडवर्स इफ़ेक्ट है, गलत इफ़ेक्ट हैं, उसे ख़त्म किया जा सके। तो देखिए हमारी पहली रेमेडी है, द गवर्नमेंट शुड ट्राई टू रिड्यूस द वेस्टफुल एक्सपेंडिचर सो डैट द फंड्स सेव्ड कुड बी यूटिलाइज्ड फॉर डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, यानी कि कंट्री की सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि जिन चीज़ों पर पैसा खर्च करने की ज़रूरत ही नहीं है, जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत ही नहीं है, उसके ऊपर वो पैसा कम यूज़ करे ताकि पैसे की बचत हो सके और उस पैसे को हम डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में यूज़ कर सकें। पहली रेमेडी ये है। देखिए सेकंड रेमेडी क्या है, द गवर्नमेंट शुड टेक एडिक्वेट स्टेप्स टू रेगुलेट द प्राइजेस ऑफ एसेंशियल गुड्स
सो एज टू कीप इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल। अब देखिए इस पॉइंट में इसेंशियल गुड्स की बात की जा रही है। इसेंशियल गुड्स कौन सी गुड्स होती हैं? जिनकी हर एक व्यक्ति को ज़रूरत होती ही है हमेशा, जैसे कि फूड, शेल्टर, मेडिकल फैसिलिटीज़। अब देखिए गवर्नमेंट को कोशिश करनी चाहिए कि वो इसेंशियल गुड्स के जो प्राइजेस हैं उनको मेंटेन करके रखे। ठीक है, मेंटेन करके रखे, ना ही ज़्यादा हाई ना ही ज़्यादा लो, एकदम मेंटेन करके रखे। सो एज टू कीप इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल, यानी कि गवर्नमेंट को इसेंशियल गुड्स के प्राइजेस को मेंटेन करके रखना चाहिए ताकि वो इन्फ्लेशन की कंडीशन, इन्फ्लेशन की सिचुएशन को कंट्रोल में रख सके। अब देखिए हमारी नेक्स्ट रेमेडी है, एफर्ट शुड बी मेड टू इंक्रीज प्रोडक्शन कैपेसिटी सो डैट इन्फ्लेशनरी प्रेशर कैन बी रिड्यूस्ड। अब देखिए प्रोडक्शन कैपेसिटी यानी कि हमें प्रोडक्टिव वर्क करने चाहिए, डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ करनी चाहिए। अब हमारे पास मनी सप्लाई इंक्रीज हुआ मार्केट में डेफिसिट फाइनेंसिंग का यूज़ करने के साथ, तो अब हमें उस पैसे को प्रोडक्टिव वर्क्स पे, डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ पे यूज़ करना चाहिए, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर के ऊपर नहीं यूज़ करना चाहिए, ताकि हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज हो और इन्फ्लेशनरी प्रेशर जो है वो रिड्यूस हो सके। अगर देखिए आप डेफिसिट फाइनेंसिंग जो है लगातार यूज़ करते जाएंगे, उससे क्या होगा, मनी सप्लाई इंक्रीज होती जाएगी मार्केट में, लेकिन आप डेवलपमेंट प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा, इन्फ्लेशन का खतरा इंक्रीज हो जाएगा। सो आपको डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ करनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि जो आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो भी इंक्रीज़ हो, जैसे कि मनी सप्लाई आपकी इंक्रीज़ हो रही है मार्केट में, तभी आप इन्फ्लेशनरी प्रेशर को रिड्यूस कर सकते हैं। अब देखिए हमारी नेक्स्ट रेमेडी क्या है, फंड्स जनरेटेड थ्रू डेफिसिट फाइनेंसिंग शुड बी यूज फॉर प्रोडक्टिव एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़। फिर से वही बात आ गई कि जो भी फंड्स जनरेट होंगे डेफिसिट फाइनेंसिंग के थ्रू, उनको आप प्रोडक्टिव और डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ पे यूज़ कीजिए। अब हमारी नेक्स्ट रेमेडी क्या है, द गवर्नमेंट शुड नॉट यूज डेफिसिट फाइनेंसिंग फॉर नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स लाइक पेमेंट ऑफ डेट, इंटरेस्ट पेमेंट। यानी कि जो सरकार है वो डेफिसिट फाइनेंसिंग के पैसे को नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स के ऊपर ना खर्च करें, जैसे कि इंटरेस्ट वापस करने के लिए, उन्होंने कोई लोन लिया उसका इंटरेस्ट वापस करने के लिए, ऐसी पेमेंट्स के लिए गवर्नमेंट जो है वो डेफिसिट फाइनेंसिंग का यूज़ ना करे। अब देखिए हमारी नेक्स्ट रेमेडी क्या है, द नीड फॉर डेफिसिट फाइनेंसिंग कैन बी रिड्यूस्ड इफ द पीपल ऑफ द कंट्री कोऑपरेट विद देयर गवर्नमेंट एंड पे देयर टैक्सेस ऑनेस्टली। अब देखिए अकेली सरकार नहीं डेफिसिट फाइनेंसिंग के नेगेटिव इफेक्ट्स को रोक सकती, इसे रोकने के लिए लोगों को भी अपना पूरा योगदान देना होगा, यानी कि सरकार और लोगों को मिलकर चलना होगा, तभी जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग के वो रिड्यूस हो सकेंगे। तो जो लोग हैं कंट्री के, उन्हें अपने टैक्सेस ऑनेस्टली पे करने होंगे गवर्नमेंट को। तो देखिए गवर्नमेंट के पास पैसा आ जाएगा, रेवेन्यू उनके इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है, तो बजटरी डेफिसिट वाली सिचुएशन पैदा ही नहीं होगी कि स्पेंडिंग्स आपकी ज़्यादा होगी, आपकी इनकम्स कम है, तो वो मेंटेन हो जाएगा सब कुछ। अगर लोग अपने टैक्सेस को ऑनेस्टली पे करेंगे तो डेफिसिट फाइनेंसिंग को यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब हमारा लास्ट पॉइंट है, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट शुड बी इनकरेज थ्रू इंसेंटिव स्कीम्स। जो लोगों की सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट हैबिट्स हैं उनको इनकरेज करना चाहिए इंसेंटिव स्कीम्स के थ्रू। Hope you understand every important aspect regarding our today's topic. Make sure you subscribe, share and like it. Thank you.